कि झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ, कूड़ा छोड़ो कलम उठाए, पाठशाला में पढ़ने आओ, ऐसे अभियान चला के दिखाओ और तुम में दम है तो, क्योंकि शिक्षा के बिना नौकरी नहीं मिल सकती। तुम उन्हें शिक्षित करने का तो अभियान नहीं चला रहे, लेकिन उनको क्या भड़का रहे हो कि तुम्हें नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि जाटव खा रहा। जाटव कैसे नौकरी खा रहा? पहले शिक्षा की ओर जाना पड़ता है। जब ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने 1818 में, आपको मैं बता रही हूँ कब की बात, कितनी पुरानी बात बता रही हूँ, 200 साल पुरानी, 1818 में, ये आप लगाइए कि इतने समय तक अभी तक जागरूकता नहीं है, जबकि 1818 में सावित्रीबाई फूले ने जाकर के वाल्मीकि बस्तियों में सफाई का और शिक्षा 2 अभियान चलाए थे। और इतने महत्वपूर्ण अभियान चलाने के बाद में सावित्रीबाई फूले के घर के बाहर भट्ट ब्राह्मणों ने अगले दिन सुबह मानव मल इतना सारा फेंक दिया था और माता सावित्रीबाई फूले को अपमानित करके सामाजिक बहिष्कार करवाया था कि अरे इन चूड़ों को, जो हमारी सफाई करते हैं, मल मूत्र उठाते हैं, इनको तुम पढ़ाने का बात कर रही हो? अगर ये पढ़ जाएंगे तो मल मूत्र कौन उठाएगा? अगर ये साफ सुथरे रहेंगे तो फिर ये हमारे आसपास बैठने लग जाएंगे। तो जो लोग इनकी आगे बढ़ाने की तरक्की के लिए इन्होंने काम किया, जब वाल्मीकि समाज ने ना डॉक्टर अम्बेडकर को समझा, ना उसने सावित्रीबाई फूले की शिक्षा के महत्व को समझा। वाल्मीकि के हाथ में कलम है, अगर तुम उसे वास्तव में अपना भगवान मानते हो, आदर्श मानते हो, तो तुमने कलम क्यों नहीं पकड़ी? तुम काहे आज तक झाड़ू पकड़े हुए हो और झाड़ू की नौकरी को पक्का कराने की लड़ाई लड़ते हो? और डॉक्टर अम्बेडकर के दिए अधिकार, उनकी कही बातों को नहीं मानोगे तो कैसे तरक्की होगी? तरक्की का रास्ते पर तो आइए, उस सड़क पर तो चलिए जिस सड़क पर तरक्की मिलती है। अब सोच रहे हैं कि भैया इनको आपस में भड़का दें, तो मैं सीधे तौर पर कह देती हूँ, सैकड़ों गाँव में मेरी भी 6-7 दिन से बात चल रही है, जहाँ जहाँ मैंने प्रोग्राम किए, जहाँ जहाँ उन लोगों के मेरे कॉन्टैक्ट में है। मैंने वाल्मीकि बस्तियों में लगातार लोगों से बात किया, उन्होंने कहा दीदी ये गलत है और हम लड़ेंगे नहीं, और ये हमारी शिक्षा पे तो काम नहीं करते। टीवी पर रामायण महाभारत दुनिया भर के ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन टीवी पे ये नहीं चला सकते जो जातियां पीछे रह गई हैं, जो कूड़ा उठा रही हैं आज भी, जो मलमूत्र उठा रही हैं, जो झाड़ू पकड़ रही हैं, उनके हाथ में कलम होनी चाहिए। तो ये हमारे साथ धोखा है। हम समझ रहे हैं कि ये बस लड़वाने का काम है, बाकी हमें देना कुछ नहीं है इनको। इस फैसले के बाद कांग्रेस बड़ी उछल कूद कर रही है कि हम अपने राज्य में इसको लागू करेंगे, सबसे पहला राज्य हमारा होगा। ये वही कांग्रेस है जो कांग्रेस 2024 के चुनाव में हाथ में संविधान लेके घूम रही थी, भाई हम संविधान बचाएंगे, कि हम संविधान बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे, इस हाथ में भी संविधान, जिसके देखो उस हाथ में संविधान। यानी कि जो वर्तमान पार्टी थी उसको घेरने के लिए क्या हथियार बनाया था? संविधान। आज उसी संविधान के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा है, फैसले सुना रहा है, मनमानी कर रहा है, लेकिन संविधान का उल्लंघन होते हुए ना तो बीजेपी के विपक्षी जितने दल थे उनको दिख रहा है, ना उनको दिख रहा है जो इंडिया गठबंधन के सारे लोग इकट्ठे होकर के हाँ 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 शोर मचा रहे थे चारों तरफ, आ जाओ हमारी ओर आ जाओ, दलितों का वोट लूट रहे थे। अन्य जितनी भी ये एससी की जातियां थी, एसटी की जातियां थी, सबको प्रभावित करने के लिए संविधान लेकर घूम रहे थे। और यूपी में अखिलेश यादव जी मान्यवर काशीराम साहब की तस्वीर लेकर घूम रहे थे, बाबा साहब की तस्वीर लेकर घूम रहे थे। तो माननीय अखिलेश यादव जी, कहाँ चली गई वो तस्वीर, कहाँ चली गई वो बात, कहाँ चले गए वो संविधान जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता? क्या तुम चुपचाप रहकर उनका समर्थन दे रहे हो? क्या चुपचाप रहकर अंदर अंदर हंस रहे हो कि अच्छा ये बट गए? यानी कि तुम्हें इनका वोट चाहिए लेकिन इनके अधिकार तुम भी खत्म कर देना चाहते हो। तो ये इसका नुकसान इन पार्टियों को, जितनी भी इंडिया गठबंधन के दल थे, उनको भुगतना पड़ेगा। जो लोग इनके साथ आए थे आज वो लोग भी इनके खिलाफ हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि लोग इनके साथ इसलिए आए थे ताकि ये रिजर्वेशन को, उनके अधिकारों को, संविधान को बचाने की मुहिम लड़ रहे हैं। लेकिन धोखा कब तक दोगे? इस धोखे को जैसे ही उतरता देख रहे हैं लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। तो ये क्या बेनकाब हो गई है कांग्रेस इस फैसले में? और समाजवादी पार्टी या तमाम इंडिया गठबंधन, स्टालिन की बड़ी बड़ी बात होती थी, वो भी देखिए तैयार हो गए इसको लागू करने। देखिए, कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियां हो, मैं ये मानती हूँ जितनी भी इंडिया गठबंधन के अंदर जो झुंड बना था ना, ये समस्त झुंड एक तरह से अपना विपक्ष तो खड़ा करना चाहता था, लेकिन विपक्ष खड़ा करने की जो इमारत तैयार हो रही थी, उस तैयार इमारत में दलित का, एससी का, एसटी का वोट जमीन में नींव में गाड़कर इस्तेमाल करना चाहता है। उसके अधिकारों पे खड़ा होकर, उसके कंधे पे तलवार चलाकर, संविधान पे तलवार रख करके दलितों का शिकार करना चाहता है। ये बात लोग समझें कि आपका अपना असली नेतृत्व कौन कर सकता है, आपके वास्तव मुद्दों पे लड़ाई कौन लड़ सकता है। तो इसलिए इन लोगों से सतर्क रहें। और अगर आपकी मजबूरी ऐसी बन रही है कहीं पे कि इन्हें वोट देना पड़ रहा, तो इनका गिरेबान पकड़ के इनसे पूछें जरूर कि तुम जब कहाँ सो जाते हो जब हमारे अधिकारों पर तलवारें चलाई जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और पार्टियों में बैठे हुए नेताओं के माध्यम से, तब तुम कहाँ होते हो? तो इनसे सवाल करना हमारे लोग सीखें। इन्हें वोट देने से पहले इनके हाथ पे ये सवाल सारे रख के भेजें कि जाइए इनका जवाब ढूंढ के लाइए, फिर हमारे पास मुंह दिखाने लायक बनिए, फिर हमसे वोट मांगिए। क्रीमी लेयर को वो इसलिए जोड़ा, एससी की याचिका थी, एसटी को भी उन्होंने अपनी ओर से ही जोड़ दिया, एसटी का भी उसमें कोई जिक्र नहीं था, एसटी को जोड़ दिया, क्रीमी लेयर को जोड़ दिया। इसी से पता
चलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो देश की न्यायपालिका है वो न्यायपालिका नहीं है, मनुपालिका हो चुकी है। उसके दिमाग में मनु सिस्टम चलता है, उसके दिमाग में वर्णाश्रम सिस्टम चलता है, जिसमें वो ये सोचता है कि जिन लोगों के अधिकार के माध्यम से गुलामी खत्म हो रही है, जो लोग सशक्त बन रहे हैं, जिनको दास बना के रखना है, वो दास आज मनुस्मृति नहीं काम कर रही है। मनु महाराज तो चले गए, लेकिन मनु महाराज के जो विचार हैं वो हमारे देश की मनुपालिका यानी न्यायपालिका के सिस्टम में पूरी तरीके से फिट होकर के चल रहे हैं। तो ये मनुपालिका का निर्णय है, ना कि न्यायपालिका का। न्यायपालिका का होता तो रिजर्वेशन बढ़ाने की बात होती और जो एनएफएस करके इनकी नौकरियां छीनी जाती हैं उस पर बयान दिया जाता। जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के साथ जातीय भेदभाव होता है उस पर संज्ञान लेता कोर्ट, घोड़ी पर चढ़ने पर मारा जाता है, पीटा जाता है। इसमें लेकिन एक जज ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा एक जाति ने जब अधिकार आरक्षण का लाभ ले ली तो अगली जाति इसका लाभ नहीं लेगी। तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज, जज का बेटा जज, जज का बेटा जज और जज का पोता जज, तो पहले सबसे पहले तो क्रीमी लेयर की अगर ज़रूरत है तो सुप्रीम कोर्ट खुद देखे कि वहाँ पर कितने जजिस देश की अन्य जनता से बनते हैं या चार परिवार धनाढ्य लोग वहाँ पर कब्जा करके बैठे एक ही जाति के लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रीमी लेयर की ज़रूरत थी। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले क्रीमी लेयर, हम क्रीमी लेयर के मैं पक्ष में हूँ, क्योंकि मैं इसलिए पक्ष में हूँ कि जो लोगों ने रिजर्वेशन का लाभ लिया उन्होंने अपने समाज के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो मैं एक तरह से क्रीमी लेयर के पक्ष में हूँ, लेकिन क्रीमी लेयर वहाँ SC ST में तब होना चाहिए जब पहले जुडिशरी में हो जाए, जब पहले EWS में हो जाए, जब देश की जनरल कोटा जो 50% जनरल लोगों को मिलता है उसमें क्रीमी लेयर हो जाए। उसके बाद SC ST में क्रीमी लेयर की बात करो, तब तो लगेगा कि भी तुम न्याय कर रहे हो। वरना तुम एक पक्ष पे, एक वर्ग पे जिसको सदियों से सताया गया उसी पे तुम अपनी खेल रहे हो, तो ये तो गलत है, ये नहीं होने देंगे। पर इस पूरे फैसले में बीजेपी चुप है, गोल है। क्या बीजेपी इसमें फंस गई है कि अब डाटा देना पड़ेगा, डाटे के लिए जाति जनगणना करनी पड़ेगी, और जिससे सरकार पीछे हट रही है? सरकार के द्वारा ही ये कराया गया। आप क्या सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रख के बीजेपी तलवार नहीं चला रही है? ये सारा खेल बीजेपी के माध्यम से हो रहा है, आरएसएस के माध्यम से हो रहा है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कल बैठक करके कहा है कि हम जो वर्गीकरण हो रहा है SC ST में इसका समर्थन करते हैं और अब राजनीति में भी वर्गीकरण का समर्थन करेंगे और उसका भी हम मुहिम चलाएंगे। तो जो ये बयान दिए जा रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट को केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट आगे हमें दिख रहा है। सरकार जाति जनगणना कराएगी, डाटा तो वहीं से आएगा अब सरकार को जाति जनगणना करानी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि आप जाति जनगणना कराइए, जिसकी जितनी संख्या उसको संख्या अनुपात में दे दीजिए, झगड़ा खत्म हो जाएगा ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है और पार्टियां भी ये कह रही हैं, विपक्ष को भी ये लगता है कि एक जाति ज्यादा खा रही है, एक जाति कम खा रही है। हमारे भी मन में ऐसा है कि EWS से नफरत आ रही है, क्योंकि हमारे मन में EWS की वजह से ये नफरत है कि भाई इसमें एक जाति ज्यादा खा रही है, बाकी जातियों को नहीं मिल रहा। तो वो नफरत भी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही जो SC समाज में लग रहा है कि भाई हमें ज्यादा मिल रहा है या उनको कम मिल रहा है, तो वहाँ भी ये नफरत खत्म हो जाएगी। तो जाति जनगणना करा लें और जाति आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी का तरीके से ये बंटवारा कर दें और हर क्षेत्र में करें। ये नहीं केवल नौकरियों में, केवल नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं चाहिए हमें, इस देश की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में हिस्सेदारी चाहिए, इस देश की जमीनों में हिस्सेदारी चाहिए, इस देश की राजनीति में बड़ी हिस्सेदारी चाहिए, इस देश की जुडिशरी में हिस्सेदारी चाहिए, इस देश के गवर्नर के पद पर हिस्सेदारी चाहिए, इस देश की एक एक ईंट, एक एक कील में हिस्सेदारी चाहिए। तब जाकर के न्यायपूर्ण बंटवारा होगा, जो आज तक आज़ादी के इतने सालों बाद नहीं हुआ। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के इस बेकार और गलत और निराधार असंवैधानिक फैसले के बाद हो सकता है कि अब ये करना पड़ जाएगा, क्योंकि देश की जनता अब संख्या अनुपात में हिस्सेदारी की तेजी से मांग उठा रही है और ये सफल होकर रहेगी। फैसले में इतनी कमियां हैं, इसलिए आम नागरिक आज उन कमियों को बोलने के लिए पूरी तरीके से फ्रंट पर खड़ा हुआ है। इससे बुरी स्थिति, इससे बुरी जो दुर्गति सुप्रीम कोर्ट की हो सकती है वो कभी मुझे लगा नहीं कि ऐसा हो भी सकता था कि आज एक एक नागरिक सुप्रीम कोर्ट को घेर रहा है। इससे सीधा साफ तौर पर पता चलता है। और सुप्रीम कोर्ट चुप है, जो लगातार जरा जरा सी बात पे FIR की धमकी देते थे आज वो भी सारे चुप है, वो सारे ग्रुप चुप हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गलत है। और ये ऐसा गलत है कि देश में जो एकता बन रही थी उस एकता को तोड़ने का निर्णय है। SC ST का जो भाईचारा है उसको छिन्न भिन्न करने का निर्णय है। और ऐसे निर्णय की हम भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं। इस तरह की वे शगुफे छोड़े जा रहे हैं कि भैया जो आगे अगड़ी जाति चली गई है, जैसे जाटा में कुछ जातियों का नाम लेकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, तो ये टारगेट करके ऐसी जातियों के खिलाफ बाकी लोगों को खड़ा करके, ताकि इन लोग जो इनकी जागरूकता है, जो इनमें जो चेतना आ रही है, ये चेतना को बाकी लोगों से, उन्हीं के समाज के लोगों से दुश्मनी करा के इन्हें रोक लिया जाए। इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक दलों में सिर्फ 3 नेता आवाज उठा रहे हैं। इसके खिलाफ मायावती है, चिराग पासवान और चंद्रशेखर। इसके लिए जो नेता नहीं बोल रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि आज नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे, जब सब कुछ छिन रहा है। और
रिजर्वेशन से आए हुए एमपी एमएलए भी चुप हैं, तो ऐसे लोगों को सबक लेना चाहिए इस वक्त बहन कुमारी मायावती जी से, चंद्रशेखर आज़ाद जी से और चिराग पासवान से और प्रकाश राव अंबेडकर से। ऐसे लोग जो इस समय मुखर होकर के इस आवाज़ को उठा रहे हैं। और इसमें जितनी भी हम आलोचना करें सुप्रीम कोर्ट की, अगर आपको लगता है कि एससी कैटेगरी की कुछ जातियां पीछे रह गई हैं, तो ऐसा फिर आप रिजर्वेशन का अगर कैटेगराइजेशन करते हैं तो फिर आप ईडब्ल्यूएस में भी करिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले ज़रूरत वहाँ पर है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के अंदर जो जनरल की अन्य जातियाँ हैं वो बहुत पीछे रह गई हैं। आप देखेंगे पिछले 4 साल में ईडब्ल्यूएस के माध्यम से 12 आईएएस की कुर्सी क्षत्रियों को दी हैं और 17 आईएएस की कुर्सियाँ ब्राह्मण को दी हैं। तो आप देखिए, जिनकी संख्या 3 गुना है क्षत्रियों की, उन्हें मात्र 12 सीटें, और जिनकी संख्या कम है उनको 17 सीट। तो जो क्षत्रिय जाति है वहां पर अन्य और भी जातियां पीछे रह गई हैं, उनका भी तो इस तरह से वर्गीकरण करके उन्हें भी आगे लाना चाहिए। क्योंकि जब आप उठाने की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं और गरीबी के आधार पर लाभ देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप केवल एससी में टटोलेंगे। और एससी में अगर टटोल भी रहे, मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको एससी में ऐसा लगता है कि कुछ जातियां पीछे रह गई हैं, तो सबसे पहला जो शर्त है नौकरी पाने की, वो सबसे पहली शर्त है योग्यता एंड शिक्षा। जब आप ना तो उसकी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, ना उसे शिक्षित कर रहे हैं, उसके शिक्षा के साथ धोखा दे रहे हैं, उसकी शिक्षा का बजट कम कर रहे हैं, जिन स्कूलों से वो पढ़ के आता है बेसिक एजुकेशन वो इतनी बेकार और बकवास कर रखी है, ऊपर से आप उसे नौकरी का झांसा दे रहे हैं। ये झांसा दे रहे हैं कि तुझे अब नौकरी मिलेगी। अरे साहब, ये बताइए, अगर आप नौकरी ही देते, अगर आपको इनका भला ही करना था, तो बैकलॉग क्यों नहीं भर रहे आप? एनएफएस क्यों हो जाता है? एनएफएस करके 1 साल उन्हें खाली रखते हैं और उसके बाद में जनरल को सीट दे देते हैं। यानी कि इसके लायक, इसकी योग्यता अनुसार कोई बंदा नहीं मिल रहा है जी, इस कैंडिडेट को नहीं मिल रहा है एससी का, तो अब हम जनरल को दे देते हैं। तो रिजर्वेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं है कि एकलव्य कमजोर है। स्थिति को समझना होगा। भारत के अंदर अगर रिजर्वेशन एससी एसटी को दिया गया है तो वो गरीबी उन्मूलन का कारण नहीं है। पहले तो ये इतनी सी समझ सुप्रीम कोर्ट को होनी चाहिए, संविधान को पढ़कर इतनी समझ होनी चाहिए थी, जो ये बेकार का ज्ञान दे रहे हैं कि रिजर्वेशन जातीय आधारित था। एससी एसटी का रिजर्वेशन जातीय आधारित, और अगर आर्थिक आधार पे ईडब्ल्यूएस को सबसे पहले सुधार करना चाहिए था, लेकिन सुधार करने कहाँ कूद के पहुंच गए आप? एससी एसटी के रिजर्वेशन में। डीवाई चंद्रचूड़ की टेबल पर 80 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। न्याय की गुहार लगा रही हैं फाइलें, लोग जेलों में बंद हैं, बेगुनाह या गुनहगार बाहर घूम रहे हैं, बेगुनाह अंदर हैं। अब ये नहीं पता कि निर्णय कैसे, कब आएगा, कितना आएगा। खुद डीवाई चंद्रचूड़ उन फाइलों के खुद को देखना चाहिए, लेकिन उन फाइलों को नहीं देख रहे हैं। लो जी, खूब फुर्सत पड़ी है हमारे पास में, अपने केस तो हम देखेंगे नहीं जो हमारी टेबल पे पड़े हुए हैं, लेकिन चलो वो फाइल निकालो जरा एससी एसटी की, क्योंकि इनमें झगड़ा नहीं हो रहा, दंगा नहीं हो रहा, ये करवाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो देश की एकता को छिन-भिन कर रहा है, ये गलत है और इस निर्णय का हम बहिष्कार करते हैं। और इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। जब जनता अपना निर्णय सुनाती है तो जनता से ऊपर ना तो सरकारें होती हैं, ना ही कोई कोर्ट होता है। जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट की नियुक्तियां हैं, कोर्ट का प्रावधान है, ना कि जनता के अधिकारों को लूट करके किसी अन्य जाति को देने का, और ना ही उनको कमजोर करके उनके भाईचारों को तोड़ने का अधिकार कोर्ट को दिया गया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये बात बहुत ध्यान से नजर रखनी चाहिए। और जिस फैसले को आप सुना रहे हैं, पहला तो ये है कि हम उन लोगों का विरोध नहीं कर रहे कि गरीब लोगों को नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, उनका हक बनता है, उनकी प्रोग्रेस होनी चाहिए। रात दिन हम जैसे लोग उनमें जा करके प्रोग्राम लगा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, शिक्षा का अभियान चला रहे हैं। और मैं ये मानती हूँ, कुछ वाल्मीकि लोगों से भी मैं बात करना चाहती हूँ, कुछ ऐसे 2 या 4 नाम है, ज़्यादा नहीं है। जब वाल्मीकि समाज को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो ये जाटव और ये अम्बेडकरवादी लोग जो हैं इनका विरोध कर रहे हैं, इनके मुखौटे उतर गए। मतलब इस तरह की उनको आपस में झगड़ा करवाने के लिए ऐसे कुछ लालची टाइप के लोग, जिनका कोई जमीर नहीं है, वो आपस में 2 कम्युनिटी को, दो जातियों को आपस में भिड़वाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको साफ सुथरे शब्दों में बता देती हूँ, एक तो ये आपस में लड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। पहली बात, अगर आपको लगता है कि हमारा वाल्मीकि समाज पीछे रह गया, तो जैसे हम कर रहे हैं वाल्मीकि समाज में शिक्षा की अलग जगह रहे हैं,